अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और आप लोग एहतियात कर रहे होंगे आयशा की तरह। और बताएं क्या चल रहा है। अच्छा, अपना जब हाल चाल पूछते हैं या बताते हैं तो आज मेरी भी समझ कुछ भी नहीं आ रहा था यार, आज क्या बोलना है, आज क्या कर रहा है। और रोज़ जो है कहाँ से नई बातें लेकर आऊँ यार, रोज़ न्यूज़ है, रोज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यार बस हो गई अब बस। जब हम लोग देखते हैं कि हर दूसरे दिन हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, तो यार अच्छा है ना कि थोड़ी देर के लिए आप टीवी बंद कर दें, ऑफ़ कर दें, बस बहुत हो गई है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया से भी दूर हो जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि बंदा जो है परेशान हो जाता है। और आजकल तो लोग जो है बहुत सारी फेक न्यूज़ और फेक बातें जो हैं फैला रहे हैं, तो हर चीज़ शेयर करने की नहीं होती। मैं ये भी बात बता दूं नाज़रीन को कि आप देखते हैं कोई भी उठता है, कोई नर्स बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, ये कर लें, वो कर लें, वो खा लें, वो ना करें, ये करें। या अल्लाह, बंदा परेशान हो जाता है, करे तो बंदा क्या करे। और पिछले दिनों जैसे एक खातून जो है नर्स की सूरत में नज़र आई, इंजेक्शन लग रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है हॉस्पिटल में, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। यार बस कर दो, बस कर दो ये फेक न्यूज़ फैलाना। और पता नहीं किस उस पर आप चल रहे हो। मैं तो सोच पे हैरान हूँ लोगों के कि जब लोग खौफ व हरास में हैं, डिप्रेस हैं, टेंशन में हैं, यार पॉजिटिव बातें करो। क्या ऐसी अजीब सी खौफनाक बातें आप लोग करते हैं। तो इस चीज़ पे आप गौर भी करें। तो इससे अच्छा है आप सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, वो अच्छी बात है। ये लोग जो है, ये जो इस तरह की जो है अफवाहें फैलाने वाले हैं और डराने वाले हैं, इनका तो काम ही यही है। तो इससे अच्छा है कि कम से कम इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को टाइम दें यार, घर में टाइम दें। और मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट है, गेम है, उनके साथ मिलकर खेलें ताकि जो है बच्चों का टाइम भी पास हो जाए। और जी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और ज़ैरो की भी क्लास शुरू हो गई है। शुक्र है थोड़ा बिज़ी हुआ और अच्छा है। मैं कहती हूँ 1 क्लास में है तो छोटे बच्चों की भी क्लासें जो है, वैसे तो मुझे हेल्प आउट करनी पड़ती है जब मैं जाती हूँ, रिकॉर्ड होते हैं सारे जो भेजे जा रहे होते हैं लेसन। तो अच्छा है, इस तरह जो है बंदा बिज़ी रहता है। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली लाशारी साहब हैं। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने कह दिया आप लोगों से तो दूर रहना चाहिए। बिल्कुल जी, दूर रहना चाहिए और कोरोना को जैसे आप फरमा रही हैं सीरियस लेना चाहिए। हमारी हाँ, कौम का अलमिया के मजाक बना देता है हर चीज़ को। बिल्कुल। कोशिश करें, मेरे खुद वालिद साहब इन्फेक्टेड हुए कोरोना से, अल्लाह का हम्म, करम हुआ तो अब उनको। खैर जी खैरियत हाँ से हैं अब? बिल्कुल, बड़े माइल्ड सिम्टम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। खांसी 1-2 दिन आई और थोड़ा सा फ्लू हुआ, बुखार। सो अल्लाह ने करम किया, उनकी रिपोर्ट फिर नेगेटिव आ गई। शुक्र तो अब है। अल्लाह का शुक्र है वो अपनी ड्यूटीज़ जो एम्प्लॉय हैं एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं। तो हमें सीरियस लेना चाहिए। मैं खुद समझता हूँ कि इस चीज़ को हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का काम है कि मजाक को ख़त्म करें, लोगों को सीरियस करें और सीरियसनेस की चीज़ें जो हैं वो बताएं। लेकिन हर पोस्ट जो है आप देख रहे हैं बहुत सारी फेक भी चल रही हैं। जैसे खातून डॉक्टर बिल्कुल बन के आ गई, मैं नर्स हूँ और ये हो गया वो गया। तो इस तरह की फेक न्यूज़ भी तो नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, दूसरी मज़े की बात है, वहाँ हॉस्पिटल का वाक़या आपको याद होगा कि आग लगी लाहौर में और पेशेंट्स को बाहर निकाला गया। वो भी पिछले वीक की खबर है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वीडियो चला दी जिसमें सारे पेशेंट आपको बाहर नज़र आ रहे हैं। तो कहा देखिए जगह नहीं है यहाँ, देख रहे क्या हाल हो रहा है। तो यार ये नहीं जी, बिल्कुल क्या गलत, गलत वो जो बिल्कुल है गलत इस चीज़ ये को चल तस्वीर चुकी पेश है। करना जो है। सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच उस पे होता है। सोशल मीडिया पे हमेशा सच नहीं होता, लोगों को समझना आना चाहिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे कोई भी जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी अपनी नहीं है, वो वीडियो अपलोड करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और बाकी फेडरल गवर्नमेंट को और पूरे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ ये भी एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट द स्टेट। और उसको एक्शन लेना चाहिए एफआई के ज़रिए। अक्सर लोगों को मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट ने पकड़ा भी है जिन्होंने फेक चीज़ें अपलोड की थी कि हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, नर्सेज फलां कर रहे हैं, डॉक्टर्स फलां कर रहे हैं। वो तो फ्रंट लाइन पे बेचारे लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जो सिचुएशन है, हम ज़रा तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं उनके हवाले से बात करते हैं। जैसे आप लोग हैं तो कहा ये जा रहा है, बल्कि देखने में ये आ रहा है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे कहते हैं पहले मैं बहुत हामी था, मैंने वोट भी डाला और मैं तहरीक इंसाफ का, तो अब जो है मैं बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफात हैं। तो इस तरह का कोई सिलसिला है क्या? रीज़न क्या है, लोग क्यों जो है नज़रियाती इख्तलाफ इख्तलाफ की तो तरफ बहुत है? अच्छी चीज़ होती है हाँ, जमहूरियत में, सबको अपनी राय कायम करने का हक मिलता है प्रॉपर।
और पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जिसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, चाहे वो तस्लीम ना भी हो, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और इमरान खान इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हमेशा से। सो छोटे मोटे मसले मसाइल चलते रहते हैं विद इन द पार्टी भी। अभी जैसे आप फरमा रही हैं, लोग कह रहे हैं, बिल्कुल यकीनन कह रहे हैं, क्योंकि उनको उतनी परसेंट डिलीवरी नहीं मिल सकी जो कि होनी चाहिए थी। मैं भी ये फील करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे कोरोना आ गया, इस तरह के अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं जिससे माशी हालत मुश्किलात में आ जाएगी, तो अल्लाह करम फरमाएंगे, इंशाल्लाह जल्द हालात बेहतर होंगे और हम पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट लीडर है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो बेहतर करेगा। लेकिन मेहनत चाहिए होती है किसी भी काम के लिए, टाइम लगता है। हम पीछे देखते नहीं कि माजी में कितनी करप्शन लूट खसूट हुई। हम कहते हैं कि एक साल में हमें पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा के दिखाओ, तो ये अल्लाह की कसम पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो मसले आपको छोटे मोटे लग रहे हैं, यकीनन ये आपकी नज़र में हैं, देखा जाए तो अगर देखें तो हॉस्पिटल की कंडीशन आपके सामने है, कोरोना जो है वो बेकाबू हो गया है, वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके अलावा जो बजट आया है उसके हवाले से देख लें, वो अवाम बजट नहीं कहा जा रहा, क्योंकि सरकारी जो बेचारे जॉब करते हैं लोग, वो आए भी थे हमारे बाकायदा शो में, तो उन लोगों ने कलम छोड़ हड़ताल की हुई है क्लर्कों ने, तो उनके ना पेंशन में इजाफा किया गया, ना तनख्वाहों में इजाफा किया गया। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, तो कहीं संजीदगी नज़र नहीं आती। आप कहते हैं ये छोटे मोटे मसले हैं, हमारे सामने मुल्क की सूरत हाल है, लेकिन खुदा का वास्ता उनको भी देखना चाहिए कि मुल्क किस माशी बहरान से गुजर रहा है। आपके सामने हर चीज़ बंद है, फिर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया जो कि बेल आउट पैकेज की सूरत कह सकते हैं नौजवानों को, जैसे और छोटे रोज़गार को, स्मॉल बिजनेसेस के लिए जिनका बंद था 2 महीने से पिछले लॉकडाउन में, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है अपनी तरफ से। उनको भी देखना चाहिए कि हमारा गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इसको टाइम लगेगा बेहतर होने में। सो ये जो नाराज़गी है सरकारी मुलाजमीन की, यार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेचारे लोग क्या करें। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप भी इसी मुल्क के बासी हैं, तो कितना चेंज होता जा रहा है। और ये बेचारे सरकारी जो मुलाजमीन हैं हर साल इंतज़ार कर रहे होते, कुछ मैं कहती हूँ 1000 ही बढ़ते, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहे होते, लेकिन उनके लिए वो भी ईद होती है, गनीमत होता है, चलो कुछ तो बढ़ी ना तनख्वाह। लेकिन सरकारी मुलाजमीन अनफॉर्चुनेटली ये गलत डिमांड करते हैं कि हर साल हमारा बढ़ना चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, नाराज़गी माफ़ कीजिएगा, कि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई हदीस नहीं है कि हर साल 10% 15% बढ़ी नहीं चाहिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह। अगर इस साल कोरोना आ गया, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, तो उनको पाकिस्तान के हालात को देखना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को ब्लेम करें कि उन्होंने बढ़ाई नहीं। गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही थी, पिछली दफ़ा भी बढ़ाया गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट थी। ये सेकंड बजट हमारा जून में आया, अब तो इसमें अगर नहीं बढ़ाया तो मुल्क की हालत ऐसी थी। मजबूरी को समझना चाहिए सबको। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जो पेंडेमिक है यानी कि कोरोना है, इस वजह से जो है, तो लेकिन ये भी तो गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कभी सिलेक्टिव लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो ये भी तो नहीं। और फिर लाहौरियों के बारे में जो कहा गया है वज़ीर सेहत ने, तो आपके सामने है ये बयान जो है, तो लाहौरी बड़े जो है गुस्से में है इस टाइम, और सोशल मीडिया पे आपके सामने जो है। लाहौरी बहुत जिंदा दिल कौम है और हाँ। पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करने वाली कौम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फिर क्लैरिफाई किया एक दूसरे प्रोग्राम में कि मैंने उसमें हम यानी ख़ुद को भी शामिल किया कि अपनी एक राय दी कि ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि हम सीरियस नहीं लेते चीज़ों को। उन्होंने ओवरऑल लाहौरियों के बारे में नहीं कहा और पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा, उन्होंने एक जनरली परसेप्शन क्रिएट किया, उस पर फिर उन पर तनकीद हुई तो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। सो देखिए, हमें देखना चाहिए हालात की समझ। यानी उन्होंने भी यू टर्न ले लिया अपनी बात से, कहा जा अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने नामुनासिब अगर अल्फाज इस्तेमाल किए और मान लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेहतर होता कि जो बात बता कहते हैं ना, पहले बोले और फिर तोल के वो कहते हैं, वो वाला हाल होना चाहिए। बंदा जो है बोलते टाइम थोड़ा एहतियात कर ले, क्योंकि पूरी कौम को भी इन्होंने जाहिल कहा, पूरी आवाम जो जाहिल है, और आवाम जो फिर लाजिम बात है, इस पर बात हुई, डिबेट हुई सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने वही आवाम है जिन्होंने इनको वोट दिया, तो जाहिल आवाम थे जो हमने इनको सिलेक्ट किया, तो वही जो जिन लोगों ने इनको वोट दिया वही लोग अभी इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने क्लैरिफाई अब तो कर दिया। मेरे ख्याल है अब आवाम को भी चाहिए कि पीछा छोड़ दें उनका, खुदा के वास्ते। अगर उनकी अगर टंग स्लिप कह सकते हैं, उन्होंने एक गलत बात कर दी और उसने मान लिया कि गलत किया, तो अब इसको मेरे ख्याल है मूव ऑन करना चाहिए। सही। अच्छा, नौजवान जो है इस सिचुएशन में, इस हालात में क्या कर रहे हैं? आपकी जो पार्टी के जो नौजवान हैं वो क्या कर रहे हैं, और आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं? टाइगर फोर्स आपके सामने वज़ीर आज़म साहब ने बनाई, अगर उसको क्या कर रही है बस ये बताएं। कहीं मैदान में नज़र नहीं आ रही। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कब से बनाई है, कोरोना के पेंडेमिक में बनाई है, उससे पहले भी बनाई गई कि ये जो है हेल्प आउट करेगी लोगों की, फिर जो है अब टिड्डी दल आया तो इस हवाले से भी तो काम कुछ कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये बताएं, टाइगर फोर्स है कहाँ?
कोरोना की जो जैसे हालात कोरोना हैं, नज़र जी नहीं हाँ, आता तो ये फोर्स भी नज़र नहीं आ रही। इसकी 2-3 अभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर्ली काम करिए। सियालकोट में बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बाकी 1-2 नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है या उसके साथ 1-2 मुल्हका झेलम है, उसमें काम करिए। मुल्तान में फ़िलहाल तक प्रॉपर्ली फ़ाल नहीं हो सकी। इंशाल्लाह चंद दिन में आप देखेंगे कि उसको एक्टिव करेंगे और काम करेगी इंशाल्लाह। जो भी गवर्नमेंट उनको कहेगी करेगी वॉलंटियर के तौर पे पाकिस्तान के लिए। ठीक, अली आप क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन में? मतलब घरों में बैठे हैं या वाकई रज़ाकाराना तौर पर कुछ कर रहे हैं? आपके सामने है, लोगों के हालात सामने हैं। फिर सिलेक्टिव जो है लॉकडाउन जो है मुल्तान में भी कहा जा रहा है लगाया जाएगा, बहुत सारे इलाके जो है सील कर दिए जाएंगे। तो क्या करना क्या है आप लोगों ने, नौजवान जो लोग हैं कर क्या करेंगे, क्या आपने क्या सोचा? बस बीइंग पाकिस्तानी तो हमें चाहिए कि जिसकी हेल्प आउट हम कर सकते हैं और ज़्यादा तौर पे हम कर भी रहे हैं। अगर बताना मुनासिब ना हो तो मैं कोशिश करूँगा कि और लोगों को भी मोटिवेट करूँगा। जैसे अभी अगर स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं मुल्तान के कुछ एरियाज़ में, उनको जो सप्लाई देनी है थ्रू टाइगर फोर्स हम उसमें इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, लोगों की हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या सूरत हाल नज़र आती है आपको इलाके की? अगर हम बात करते हैं अब अपने इलाके की, तो एक तो कोरोना की वबा है, दूसरी बात वही है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, मास्क जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इस हवाले से क्या कहें? बस लोगों को जी एहतियात करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं कि हमारा 1.5 लाख का फिगर अभी शायद चंद दिन में क्रॉस हो जाए। और जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है, WHO ने शायद कि हमारे पास शायद 1 करोड़ केसेस हो सकते हैं 2-3 महीने के अंदर अंदर। बिल्कुल। तो हम सबको चाहिए रियलाइज़ करना चाहिए कि ये कोई ड्रामा नहीं है, फेक चीज़ नहीं है कोरोना। अगर आप समझते भी हैं कि किसी अच्छा, इंसान इस ने पर भी बनाया है, कल मैं देख रही थी कि हमारे वज़ीर आज़म ने पहले कहा कि ये एक आम सा फ्लू है, ये इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो है आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब जो है कहा जा रहा है कि ये जो है ये आम फ्लू नहीं है, इसमें जो है एहतियात करनी है। तो इस पे भी जो है यू टर्न है, लोग ये देखिए कहते यू हैं। टर्न नहीं है इसमें। देखें आप समझते हैं पूरी दुनिया इस वबा से फाइट आउट कर रही है और कोशिश कर रही है कि इससे निकल ले अपने आप को। न्यूजीलैंड इज़ द वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने इसको ख़त्म किया और उन्होंने अनाउंस किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारे मुल्क में तकरीबन कोरोना ख़त्म हो चुका है, सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है अब। तो जैसे जैसे नई डेवलपमेंट आती है वज़ीर आज़म और गवर्नमेंट उसी हिसाब से चलती है, क्योंकि नई चीज़ है कोरोना। पहले पिछले साल नहीं था, शायद 6 महीने पहले भी नहीं था पाकिस्तान में। तो जैसे जैसे नई रिपोर्ट्स आती हैं उसी के साथ हमें डेवलपमेंट चाहिए होती हैं और वज़ीर आज़म बड़ा अच्छे तरीके से इसे टेकअप करें और कोशिश करें कि जो गरीब तबका है, दिहाड़ीदार है, बेरोज़गार है, अभी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, तो उनको नुकसान ना पहुँचे। लॉकडाउन की सीरियसनेस इस वजह से शायद आपको नज़र नहीं आती। बिल्कुल। तो बात हो रही थी कि ईद गुजरी और उसके बाद जो है कोरोना की वबा आपके सामने है, बहुत ज़्यादा फैल गई, कोविड-19 के पेशेंट की तादाद भी बढ़ गई और हॉस्पिटल्स में जगह अब कम पड़ गई है। अब फिर ईद आगे आने वाली है तो एक और टेंशन है। तो क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या एहतियात करनी है? लोगों को खुद समझना चाहिए। जब तक वो समझेंगे नहीं, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती। आपको किस तरह किसी के जहन में बिठा सकते हैं कि आप मेहरबानी करें? लोगों को अंडरस्टैंड खुद करना चाहिए और लोगों को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो फिगर्स देख लें हमारी, वो भी शिकार हो सकते हैं कोरोना के। जो समझते थे ड्रामा है, फेक है, किसी ने पता नहीं पाकिस्तानियों का ब्रेन चुराना है और इसमें चिप फिट करनी है। यही बात, ये तो सोशल मीडिया के थ्रू ये भी बात, ये भी आप मान जाएं कि सोशल मीडिया के थ्रू ये बात जो है फैलाई गई कि ये ड्रामा है, ये फलां जो है किसी की साजिश है। ये बहुत सारी वीडियोस डाली गई और उसके बाद आवाम ने तो लाइक ले लिया, यार वाकई ऐसा है। तो ये भी है, सोशल मीडिया पे हम लोग ज़्यादा बैठते हैं। बहुत नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे आ चुकी है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि आपने ऑथेंटिक चीज़ देखनी हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें, खुदा का वास्ता। गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं उसको देखें, उस पर बिलीव करें और उनकी जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो मिनिस्ट्री बताती है हमारी हेल्थ, उसके मुताबिक चलें। आप किसी और के SOPs फॉलो ना करें और दुनिया को ना देखें। आप पाकिस्तान के हिसाब से चलें, गवर्नमेंट को फॉलो करें तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं बचाना चाहते तो खुदा के फास्ते अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप ये मैं बार बार कहूँगा कि आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, वो इन्फेक्टेड अगर हो जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल। और पिछली ईद पे यही हुआ, शॉपिंग की एंड में 10 दिन लोगों ने, और फिर उसके बाद आपके सामने है केसेस की तादाद बढ़ती गई और अब तक जो है अब ये है कि थोड़ा सा वो जो 6000 था वो अब 45 पे आ गया। थोड़ा सा रेशो यूँ गिर रही है कि जितने लोग थे वो निकल आए हैं। तो अब खुदारा अल्लाह करे ये जो रेशो है मज़ीद कम होती जाए और अगले ईद आने फिर ये दोबारा ना बढ़े। तो फिर ये भी एक टेंशन है कि लोगों ने कुर्बानी का जानवर लेना है तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। जी बिल्कुल, किचन में चलते हैं। शमा कुकिंग ऑयल और बनास्पति के किचन में आयशा जा रही है और तनवीर भाई जी पहुंच चुके हैं और क्या बन रहा है जाकर मैं देखती हूँ। आज तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं
और अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। खैर आफियत के साथ हैं जी। तो तनवीर भाई आज जो है किचन में कुछ भी नज़र यहाँ तो नहीं आ रहा अभी तक ना कोई पैन ना पैन कोई आ गया। देगचा ना कोई हांडी। तो बताएं क्या बनाने जा रहे हैं? और हमने आज बनाना है जिंगर बर्गर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। और बर्गर हमने ला के रख लिए हैं। ठीक है। और ये चिकन भी ला कर रख चिकन दी भी है हमने जी, आप मैरिनेशन कर बताएंगे? लिया है। ठीक है। तो आज तनवीर भाई सिखा रहे हैं हमें जिंगर बर्गर। अभी ये बर्गर खाली हैं, आपने बाज़ार से लेने हैं खाली बर्गर जी। और उसके बाद चिकन लेनी है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं जिंगर बर्गर बनाने के लिए। बिल्कुल बाहर से खाने से अच्छा है अगर आप घर में बच्चों को जिंगर बर्गर बना के दें तो यकीन सेहत के हवाले से भी ये अच्छे हैं। घर में बनाई हुई चीज़ तो साफ़ सुथरी भी होती है। जी। आपने 3 कप जो है कि मैदा लेना है। ठीक है। उसमें 1 टीस्पून आपने नमक डालना है, 1 ब्लैक पेपर डालना है और हाफ आपने चिकन पाउडर डालना है। ठीक है। ठीक है जी। इसको आपने मैदे को मिक्स कर लेना है। ठीक है। और ये चिकन है, चिकन में आपने नमक और ब्लैक पेपर डालना है और इसको अच्छा, अच्छी तरह से। इसमें चिकन के हवाले से बता दें कि चेस्ट वाला लेना है आपने हिस्सा, कौन सा लेना है जो ये स्पेशल थाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, थाई का ये लेग इस्तेमाल। के साथ जो होता है थाई वाला हिस्सा। ठीक है। ये थाई ये वाला हड्डियां अलग करवा ली। हाँ, ये बोनलेस होता है। ये अब बंदा खुद भी कर सकता है, अगर खुद नहीं तो उनको कह दें तो वो कर देते हैं। ठीक तो है, इसमें ठीक मस्टर्ड है, पाउडर, ठीक है, शमा का ऑयल, ठीक है, नमक और ब्लैक पेपर, ठीक है। इसको हमने मैरिनेशन करके रख लेना है। ठीक है। ठीक है। और इसमें भी आपने जो है ना स्पाइसेस डालने, क्योंकि वो इससे ये होता है कि मैदे में अगर आप ये नहीं डालेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ठीक तो बेहतरीन टेस्ट बनाने के लिए हमने जो है कि उसको उसमें साल्ट और ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर जो है ना इसमें भी मिक्स कर दिया है, ठीक है। ताकि जब हम इसको जो है कि मैदा लगाएंगे, इसके क्रम्स निकालेंगे तो इसमें जो है कि टेस्ट आना चाहिए। ठीक है। हाँ तो यानी कि तनवीर भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब चिकन को तो लगाना ही लगाना है, आपने मिसाला मैरिनेट करना है, साथ साथ जो मैदा है जिसको हमने लगाना है क्रम्स के लिए तो उसमें भी मिसाले जार जो है शामिल करने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसमें जो है नमक डाला है आपने जी। और इसमें चिकन पाउडर डाला है मैदे में आपने, और क्या डाला है? और इसमें ब्लैक पेपर डाला है। ठीक है। और अब इसमें मिसाला जार डालेंगे? हाँ जी। ये अभी इसको जो है कि हमने मैदा लगाना है, मैदा लगा के पानी में डिप करना है, पानी में डिप करने के बाद फिर इसके क्रम बनाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं नाज़रीन, जैसे कि भाई तनवीर बता रहे हैं कि जो है जिंगर बर्गर के लिए चिकन लेनी है और थाई जो है इसमें थाई को लेना है क्योंकि इसमें से हड्डी जो है आप निकलवा लेंगे। वैसे घर में निकालना बड़ा मुश्किल है तनवीर भाई, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की और घर में जो है हड्डियाँ निकालना चिकन से बड़ा मुश्किल है। ये इसकी एक ट्रेनिंग होती है जो लेनी पड़ती है। सबसे पहले जो है कि हम इसको जो है कि मैदा लगाएंगे। ठीक है। मैदा लगाने के बाद इसको हम पानी में डिप करेंगे। ये पानी ये में क्रम्स के लिए जो है हाँ जी कुरकुरापन जो ये चाहते हैं आप, पानी में इसको थोड़ी देर ऐसे रखना है। ठीक है जी। और जैसे हम इसको पानी में रखेंगे तो जो इसके अंदर जो पहले वाला मैदा है, कोशिश करें कि स्किन वाला जो है ना चिकन मिले। ठीक है। स्किन वाला चिकन जो होता है उसमें क्रम का बनना जो होता है वो इजी होता है। ठीक। बेसिक इस्तेमाल ही वो स्किन वाला होता है। अच्छा, ये स्किन के बगैर मिला ये है? हमें स्किन के बगैर मिला है, लेकिन फिर भी जो है कि हम इसको क्रमिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसको कुछ देर जो है पानी में डिप करके रखना है। हाँ और जी, पानी फिर में डिप करने अच्छा, के मैं बाद समझती हूँ कि एग लेना है और एग में डिप करना है, जबकि एग की बजाय आप जो है पानी में डिप कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा ये मैं बता पानी दें। में डिप करने से ये है कि पहले हमने इसको मैदा लगा लिया, इसमें जो मैरिनेशन थी वो मैदे के साथ उसके साथ जो है कि वो मिल गई, तो इससे ये होता है कि वो मैरिनेशन भी नहीं उतरती और जो पहले वाला मैदा होता है वो उसके साथ चिपक जाता है। और बाद में जो है कि जो हम इसमें अभी मैदे में हमने इसको रख दिया है, अब इसके क्रम निकालेंगे। ठीक तो है। और क्रम ये निकालने के लिए जला ली है और ये बिल्कुल हम इसको गरम कर रहे हैं। ऑयल को, कुकिंग ऑयल को जनाब बिल्कुल शमा कुकिंग ऑयल को डालना है आपने और डीप फ्राई करना है। अच्छा, करना तो डीप फ्राई है ना? जी जी जी। ये बहुत ज़रूरी है। और गरम हो रहा है ऑयल, तो पहले क्या किया हम लोगों ने? डिप किया चिकन। पहले हमने इसको मैरिनेशन किया। ठीक है। मैरिनेशन करने के बाद हमने जो ये खुश्क मैदा है। अच्छा, ये तरीकाकार भी बताएं ना, ये सामने ज़रा बताएं नाज़रीन को, ये जिस तरह क्रमिंग का। हाँ, बिल्कुल क्रमिंग का उसने जैसे हमने बताया था कि जैसे एक चील
आती है किसी चीज़ को पकड़ती है, ठीक है, तो उस तरह से आपने इसको ऊपर से हाथ ऐसे लगाने हैं ताकि इसके जो अच्छा, क्रम है वो इजीली क्रम जो है कि वो बने। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पे फ़ेक न्यूज़ जो है चला दी जाती हैं, जो पुरानी होती हैं, कोई ताल्लुक़ नहीं होता मौजूदा सूरत हाल से, तो इस पे जो है मेरा ख़्याल है एक्शन लेना भी चाहिए और लोगों को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, ये बात है। आपने देखा होगा कि अली एक चीज़ या एक न्यूज़ हम लेते हैं और भाई दिखाते जाते हैं, ये देखो ये हो रहा है, ये देखो, जैसे कोविड-19 के जो है कहीं किसी ने देख लिया वैक्सीनेशन आ गई है, ये देखो ये हाल है, अब ये जो है ब्लैक हो गई, अब फलां हो गया, जब आई नहीं है वो चीज़ और पता है अभी जो है 1 साल जो है या 18 महीने लग सकते हैं, तो इस तरह की जो है नहीं उस पर बिलीव करना चाहिए। और फिर आया कि ये देखिए ये दवाई है, जबकि वो दवाई नहीं थी, वो जो है किट थी चेक करने के लिए। तो देखिए कितना फ़र्क है, आप जो जिस देखते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। झूठ स्प्रेड किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम समझें इस चीज़ को, अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठे पे खुदा की लानत है। हम इस चीज़ को अगर रियलाइज़ करेंगे तो हम झूठ स्प्रेड नहीं करेंगे, जानबूझ के करें, सारों को पता होता है ये चीज़ गलत है, लेकिन अपने पेज की रीच बढ़ाने के लिए, अपने पेज के लाइक्स गेन करने के लिए ये चीज़ें हम फैला रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ अर्निंग भी हो रही होती है, नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाइक पे खुश हो जाते हैं, यूट्यूब से हो रही होती है, यूट्यूब से हो रही होती है, फॉरवर्ड करते हैं, जी हाँ, बड़ी अच्छे कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा शायद उनकी इनकम होगी, बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं हर कोई यूट्यूबर आजकल, और इसी चक्कर में वो फेक न्यूज़ गलत चीज़ें दे रहा होता है ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े और लोग उसको फॉरवर्ड करें, देखें और उनकी रीच बढ़े, उनको पैसा आए, जो कि हराम की कमाई हो सकती है। बिल्कुल यकीन है। तो पॉजिटिव वे में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप बताएं नौजवानों से। बात यह है कि अर्न करना है और बेरोज़गारी है, तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, यूट्यूबर बने, लेकिन पॉजिटिव वे में आप बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नेगेटिव जो है चीज़ें उठाएं और जो है उस पर नेगेटिव कमेंट्स करें और फिर आप खुश होते हैं। नहीं, नेगेटिव कमेंट्स से भी लोग खुश होते हैं। आप पॉजिटिव दिखा सकते हैं, आप अच्छी चीज़ें दिखाएं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखा सकते हैं, आप किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, आप यूट्यूब अपना अकाउंट बनाएं, उसको मोनेटाइज करें गूगल के साथ, जो सारा एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं झूठ दिखाएंगे तो वो आपकी कमाई हराम की होगी, और अल्लाह ताला के नबी ने जैसे फरमाया कि लानत है झूठे पे, हमें झूठा नहीं बनना चाहिए, हम अच्छी चीज़ दिखाएं। हमारे साथ कौन है जी? डीजी खान से जी अब्दुल्ला है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक अब्दुल्ला, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैडम। ये आपकी बात ठीक है, जब जो भी पार्टी है उसको इज्जत नहीं दी जाती, पुराने वर्कर को, जो नए वर्कर आते हैं उनको ओहदे भी दिए जाते हैं, इज्जत भी दी जाती है। हम डीजी हम पुराने वर्कर हैं, हमारे इलाके में गैस नहीं है, तकरीबन 50-60 साल हो गए, मेन गैस लाइन रोड पर गुजर रही है, दूसरे इलाकों में काम हो रहे हैं। हमने पीटीआई को यहाँ से बहुत वोटों से जितवाया था। सही सही सही, ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी, कहते हैं कि पुराने जो वर्कर्स हैं उनको भूल जाती हैं पार्टीज़, और नए वर्कर आते हैं जो शीले होते हैं उन्हें आगे आगे नज़र आते हैं, तो उनको जो है ज़्यादा जो है अहमियत दी जा रही होती है। तो अक्सर पार्टीज़ में यही है, ऐसा होता है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली रविश है पाकिस्तान की सियासत की कि जो अच्छे मेहनती लोग होते हैं उनको साइड लाइन किया जाता है, और जो आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो फजूल लोग ही होते हैं, भले आप उनको आगे लाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वर्कर्स हैं उनको साथ खड़ा होना चाहिए। पीटीआई के वर्कर्स जो भी देख रहे हैं, जो इस वक्त पार्टी से नाराज़ नाला हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को शो करें, प्रेजेंट करें, आगे लेके आए, तो पार्टी उनको कितने साल से तो ये लोग साथ आ रहे होते हैं यार, हद होती है ना, एक लिमिट होती है कि यार साथ हैं, और ये वर्कर की वजह से आप जो है वोट भी हासिल कर पाते हैं, जाते हैं एक एक घरों में जाते हैं, लोगों को झूठी या सच्ची माजत के साथ तसल्लियाँ दे रहे होते हैं या वादे किए जा रहे होते हैं तो ये सारे वर्कर ही होते हैं जो पार्टी को आगे लेके चल रहे होते हैं, और जिसकी वजह से पार्टी जो है जाके को नाम बना लेती है या अपना वोट हासिल कर लेती है। तो वर्कर्स जो है ये बेचारे एंड में जो है पिस जाते हैं या कहीं दूर हो जाते हैं, जो पुराने वर्कर है जैसे कहा जा रहा है, फिर जो है नए ऐसा होता है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि वर्कर्स को अभी आगे आना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए। पीटीआई की जो फॉर्मेशन हो रही है दोबारा से, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में यूथ के काम हो रहे हैं, यूथ का भी मुल्तान के इंटरव्यूज़ हुए हैं कल, तो ऑब्लाइज किया जा रहा है पुराने वर्कर्स को ओहदे दे के। तो अब अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आप फिर गुमनाम ही हो जाएंगे। कोशिश करें आप स्टे इन टच रहें पार्टी के साथ और लोगों के साथ, मायूस ना हो, मायूसी कुफर है इंशाल्लाह।
और हमने जो दिया पार्टी को, इसका मतलब ये नहीं था कि हम गेन भी करें, हमने तो पाकिस्तान के लिए किया और अपनी प्योर हार्ट के साथ के पाकिस्तान में बेहतरी आएगी इमरान खान के ज़रिए। अल्लाह की मदद से इमरान खान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये वर्कर इतने जियाले होते हैं, जो शीले होते हैं, ये कोई मौसम नहीं देखते, कोई टाइम नहीं देखते और जो है पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, लेकिन जब ये खुद ठोकर खाते हैं और फिर इन्हें एहसास होता है कि हमने तो इतना कुछ किया पार्टी ने और पार्टी ने हमारे साथ किया, कुछ उम्मीदें होती हैं वर्कर को, रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे होते, कुछ इनको गेन तो हो नहीं रहा होता, अर्न तो हो नहीं था। तो मुनव्वर हुसैन है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई, क्या कहेंगे? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक मेरी जान, क्या कहेंगे? चले माशाल्लाह। मैं ये सर से बात करना चाहता हूँ कि मैं एक नजरियाती वर्कर हूँ। जी जी 2011 से हूँ। मैंने ना ये जमात की खातिर 45 दिन की जो है ना वो जेल भी काटी है, जो 2014 में जो क्रैकडाउन हुआ था। ठीक है। हमारा जो इलाका है ना वो बहुत पीछे है, पसमानदा इलाका है, मिंशनाबाद मैकलोडगंज। तो मैं सर से ये बात करना चाहता हूँ कि हमने इस पार्टी की खातिर कुर्बानियां दी है। हम नजरियाती वर्कर हैं, कुछ चंद इधर वर्कर हैं, इधर शख्सी लोग बहुत ज्यादा है, उनकी ग्रिप मजबूत है, उनके साथ लड़ने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की और हम कामयाब भी हुए हैं। सही। मेरा सर से सवाल ये है कि नजरियाती वर्कर जो हैं ये बहुत मायूस हो रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट क्यादत है या डिवीजन लेवल की क्यादत है वो हमारी बात नहीं सुनती, नए लोगों को आगे लेके आ जाती है, पीछे कर देती है। हम बहुत मायूस हो रहे हैं। ठीक। हम ये नहीं कि हम पार्टी छोड़ देंगे या जो हम नजरियाती हैं रहेंगे। ये खान साहब हमारे फेवरेट है। हमने 45 दिन की जो है ना ये मतलब जेल काटी है, ये खान साहब की काटी है। ठीक है। इनका विजन अच्छा है। तो ये मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये सर से मैं कि हमें जो है वो प्रमोट किया जाए, हमें नजरअंदाज ना किया जाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नजरियाती जो वर्कर हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए, मुनव्वर हुसैन का कहना है। मैं सल्यूट करता हूँ मुनव्वर साहब आपको, आपने पार्टी के लिए 45 दिन जेल काटी और आपकी करेज करूँगा इंशाल्लाह। आप सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी मकामी क़यादत अगर आपकी बात नहीं सुन रही, आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त, तो आप कोशिश करें कि अपना एक ग्रुप बनाए दोस्तों का और उनके साथ प्रेशराइज़ करें कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे और आपको कहीं एडजस्ट करें। इंशाल्लाह करेंगे, मायूस ना हो। और आप नजरियाती वर्कर हैं, आपको सलूट पेश करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अली लशारी आपका भी शुक्रिया कहेंगे। क्या मैसेज जाएगा देखने वालों को आज के दिन, क्या कहेंगे आप? देखने वालों को कोरोना के हिसाब से कहेंगे कि एहतियात करें और इसको सीरियस लें। अगर आपने अभी तक सीरियस नहीं लिया 1 सेकंड पहले तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका भाई, मेहरबानी करें इस चीज़ को सीरियस लें। मेरी फैमिली में भी कोरोना पॉजिटिव था, मेरे वालिद साहब को कोरोना रहा और इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान जल्द निकल जाएगा। गवर्नमेंट आपकी कोशिश कर रही है कि इस पैंडेमिक से अपने आप को निकाले, लेकिन हालात आपके सामने हैं, टफ़ हो सकते हैं मज़ीद भी, तो कोशिश करें इससे बचें। जो भी SOPs हैं फॉलो करें और एंड में पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का साथ दें और किसी प्रोपेगेंडा में ना आए दुश्मन। बिल्कुल। और हम लोग जा रहे हैं कि मैं जा रही हूँ शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में तनवीर भाई के पास जा रहे हैं और तनवीर भाई जो है तकरीबन जो है कंप्लीट करने वाले हैं जिंगर बर्गर। और आयशा पहुँच गई है क्योंकि मैं चाह रही थी कि जाऊँ और ख़ुद सीखूँ। और वैसे तो भाई तनवीर से बहुत सारी चीज़ें जो है रेसिपी में पूछती रहती हूँ। और कल जो है तनवीर भाई आपने एक चिकन सिखाई थी हमें पिछले, ठीक है जी, मोहम्मद इमरान है, उनको भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम, आप क्या हाल है जी? आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे भाई? जी मैं PTI से मेरे बहुत से छोटे छोटे गिले हैं, लेकिन मैं खुद वर्कर ही हूँ और एज ए वर्कर होने के नाते मैंने बहुत से मतलब दिन रात मेहनत की है इस सिलसिले में। नई पार्टी थी, नए लोग थे, नए यंग जनरेशन थी, भाग दौड़ कर हमने बहुत काम किया, लेकिन मायूसी क्यों हो गई ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। लोगों के सवालात के जवाब नहीं दे पाते हम। अब कम से कम बुलदार साहब की हुकूमत ने हमें छोटा से तबके को, क्लास 4 मुलाजमीन या ऐसा मुलाजमीन को कम से कम 1 स्केल से लेकर 16 स्केल तक बजट में बहुत मतलब एक कमी की है। बजट में बल्कि दिया ही कुछ नहीं है, तो इसके लिए हमें बहुत फेस करना पड़ता है। प्लीज ये रिक्वेस्ट के तौर पर PTI को और PTI के मेंबरान को, तमाम
लोगों को मेरी तरफ से सलूट, लेकिन ये जो है इशू प्लीज इसे मतलब है। थैंक यू जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और अपने दिल की बात की। और हम लोग जो है तनवीर भाई के साथ, यानी मैं पहुंच चुकी हूँ तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई क्या किया, क्या कर रहे हैं, कुछ हमें भी बताएं, अकेले अकेले कर रहे हैं, कुछ बताएं। तो जी हमने मैरिनेशन आपको बताई कि कुछ एहतियात मैरिनेशन कर रहे हैं, थोड़ा दूर रहना है यहाँ, ये भी हाँ देख जी। रहे हैं कि जो है और ऑयल जो मैरिनेशन है। करने के बाद हमने ये जिंगर जो है कि वो बना के रखे हुए हैं बाहर। ठीक है, ये और नज़र आ जो रहे है कि हैं ये आप देख सकते हैं कुरकुरे कि- कुरकुरे हाँ जो जी, है और क्रम जिंगर देखें, बड़ा बेहतरीन से चिकन क्रम पक निकले हैं। चुकी है। क्या आप ठीक है, इसे बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं जैसे मैंने बताया है। अच्छा ये क्रमिंग जो है अच्छा ये कैसे चिकन जो है बेहतरीन ऐसे भी तरीके से खाया नजर जा सकता है कैसे भाई तनवीर, बगैर उसके अगर हम बर्गर कुछ में लोग डाल। ब्रेड के बगैर भी खाते हैं, कुछ लोग हमारे पास गेस्ट भी आते हैं वो भी कहते हैं कि हमने जो कि टमाटर नहीं आपने डालना, कोई वेजी नहीं डालनी। तो ये हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो उस चीज़ को खाता है। कुछ लोगों को शायद डॉक्टरों ने मना किया होता है या वो खुद ही लाइक नहीं करते। यार सब्जी तो डॉक्टर ने मना नहीं की होगी, वो तो कुछ लोग ज़रूरी ये है। टमाटर वगैरह कहते हैं कि जी पथरी हो जाती है, ये हो जाता अच्छा है, वो हो वहम जाता करते हैं, वो अलग बात जी। है, तो अवॉइड करते हैं कुछ लोग। तो बर्गर जो है बना लेते हैं, बल्कि बना ले, एक बर्गर जो है बना जी, दें, जी, ये दिखाएं अभी क्या हम- क्या यूज़ किया है। हमने बना लिया है। ठीक है, तो क्या लगाए पेस्ट ये भी बता दे, किस तरह बनाया है जी तनवीर मैं भाई? अभी दोबारा फिर बता देता हूँ। तो बताएंगे भाई तनवीर। ये हमने जो है कि 1 चम्मच हमने लिया था मायोनीज, ठीक है, 1 चम्मच हमने जो है कि चिली क्रीम। सॉस लिया था और 1 चम्मच हमने क्रीम ली थी। ठीक। उसमें टच जो है कि नमक और ब्लैक पेपर डालकर उसका हमने जो है कि कॉकटेल सॉस बना ली। ठीक ठीक है, है। उसको टेस्ट देने के लिए ये 2 चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है जी। उसके बाद जो है कि उससे पहले मैंने बताया था कि हमने जिंगर बर्गर को जो है कि हमने मैरिनेशन दी, उसमें जो था कि ब्लैक पेपर था, ठीक। नमक था ठीक। और शमा कुकिंग ऑयल था ठीक और है। मस्टर्ड पेस्ट था। ठीक है। उसको लगा के हमने रख लिया। और मैरिनेशन में जो है कि मैदे के अंदर भी जो है कि ये चीज़ें हमने डाली, मेरा नमक डाला, बर्गर। चिकन पाउडर डाला और ब्लैक पेपर डाला, उसको डालकर हमने जो है कि वो रख दिया। ठीक है। ठीक है जी। और अब एक बर्गर तैयार करके हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को, तो छेती छेती करेंगे क्योंकि जनाब लो हमने जी, जाना ये हो है गया जी। ब्रेक पर। और बड़ा ब्रेक छेती से छेती हो गया जी, पहले ये जो देखिए। है बर्गर तैयार हो चुका है। तो ये आयशा के लिए बर्गर जी बिल्कुल तैयार हो चुका है, आपके लिए बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बहुत आसान है जिंगर बर्गर बनाना, घर में आप बना सकते हैं। बात होती है चिकन की कि कुरकुरे होना बहुत ज़रूरी है चिकन को जो आप बना रहे हैं, तो वो तनवीर भाई ने आपको तरीका सिखा दिया है किस तरह बना रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, यानी कि हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और रूही 10 में और गर्मी है बहुत ज़्यादा है और जी मास्क लगाना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। और यही हाल है कि किचन में मैं बहुत देर रही और मैं जब यहाँ आई तो मैंने कहा यार बहुत गर्मी है, किचन में मास्क लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जनाब बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये भी एक रवायत बन जाए कि कोरोना है, कोरोना में अपनी हिफाजत करनी है, तो एंकर ने आपको दिखाना भी है कि यार मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज़बान से या मुंह से कह देना ही काफ़ी नहीं है। SOPs पर अमल करेंगे, यार ख़ुद अमल करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। कोई बात नहीं, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन बीमारी बर्दाश्त नहीं होती, तो एहतियात ज़रूरी है। जी हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं और शायर हैं और शायरा हैं, थोड़ा अदबी माहौल बनने जा रहा है। कुछ मैं भी सीखूंगी, कुछ आप भी सीखेंगे। और हमारे साथ हैं जी बिल्कुल यंग टैलेंट है, मैं कह सकती हूँ यंग जो है राइटर हैं हमारे साथ। रिदाए ना ज़ैनब है, नाम बहुत औखा है, रिदा से रिदाए ज़ैनब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिदाए, आप तशरीफ़ लाएँ। रिदा तो सुनते हैं, रिदाए जो है थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है मुझे। और क्या मीनिंग क्या है रिदाए के? रिदाए ज़ैनब का मतलब है ज़ैनब की चादर। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। और हमारे साथ जी बिल्कुल शायर हैं मामून ताहिर रारा साहब हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल बेटा, आप सुनाए कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक भी है और नहीं भी। अच्छा, ठीक कैसे है वो बता दें, नहीं कैसे है ये भी बता दें। है ठीक इसलिए है कि अल्लाह का शुक्र है हम सेहतमंद हैं, बेशक, और ख़राब ऐसे है कि खौफ है कोरोना का। बिल्कुल बिल्कुल।
तो शायर जो है डरे हुए हैं, तो फिर कुछ शेर व शायरी में भी तब्दीलियाँ आई हैं? हाँ जी, कुछ बिल्कुल लिखा भी आएंगे, है बिल्कुल इस पे? आएंगे। क्योंकि आप लोग तो जो भी हालात हो उसको देखते ही तो कहते हैं ना फिलबदी कुछ ना कुछ लिख देते हैं, कुछ आमद हो जाती है, तो कुछ लिखा है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने शेर मुझे याद आ रहा है कि ये रब की खास अता है कि हम सलामत हैं। आहा, ये रब की खास खास अता है कि हम सलामत हैं, जहाँ भी चाहें बबाएं पहुँच तो सकती हैं, वाह, फलक पर मेरी दुआएं पहुँच तो सकती हैं। बेशक बेशक, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। इस लिहाज से मैडम बहरहाल मैंने ये देखा है कि हमारा ईमान है कि अगर हमारी मौत है तो वो है, लेकिन फिर भी हमें हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, चीज़ों को बचाने के लिए। बस अगर हम सेफ होंगे तो हमारी फैमिली सेफ होगी, केयर करेंगे। अगर हम नहीं होंगे तो फैमिली को कौन देखेगा? और ये परेशानी रहती है। बिल्कुल। और ये मेरी दाई पूछ रही थी, मैंने कहा दाई मास्क नहीं है तो कहते आयशा मेरा दम घुटता है। तो ये सबका हाल यही है, जो अगर हम यहाँ देख रहे हैं लोग नहीं लगा रहे मास्क, तो ये कहते हैं यार हमारा दम घुटता है। यार अगर सोचो तो सब्र करो, मैं वैसे जनरल सी बात कर रही हूँ। तो जब खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पर पहुँचते हैं और वो जो दम घुटता है, तो उससे तो बेहतर है यार कि आप ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है, ऐसी बात नहीं है, जब मैं शो कर रही हूँ तो इतना इजी नहीं होता मेरे लिए मास्क के साथ करना, लेकिन क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक जो है रिवाइट डालनी भी चाहिए और एक नया काम है जो करना भी चाहिए, ट्रेंड बनाना चाहिए कि मास्क के साथ भी शो हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब कोरोना है तो कोरोना की वबा में जो है ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बात करते हैं थोड़ा, अब कोरोना कम करते हैं क्योंकि रोज़ तो टेंशन ही लेकर आते हैं, तो हमने टेंशन कम करनी अपने मॉर्निंग शो में। तो पोइट्री का शौक़ कब हुआ, कब लिखने का सोचा, और एक बुक भी लिख दी है, लेकिन इंग्लिश में पोइट्री की है। इंग्लिश में क्यों की है, समझना समझाना बड़ा मुश्किल काम है, हर एक को इंग्लिश आती नहीं है, तो ये बताओ लड़की। 9-10 क्लास से मुझे लिखने का शौक़ था, डायरीज़ वगैरह लिखने का शौक़ था। तो फादर को मेरा था कि वो पोइट्री में थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट मतलब पोइट्री में डेवलप होना शुरू हो गया। तो स्कूल में जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे वो मुझे कहा करते थे कि रिदा आप लिख सकती हैं, आप लिखा करेंगे वो वगैरह। तब तो मुझे कोई पब्लिशर्स वगैरह का पता नहीं था इतना, मुझे था कि मतलब 9-10th में किसे पता होता है कि पब्लिशर भी होगा, बुक भी लिखी जाएगी। यूनिवर्सिटी लाइफ में जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, जैसे पब्लिक पेजेस वगैरह होते हैं, उधर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने देखा कि इंडिया में और बाकी जो है इंटरनेशनल जो है हमारी कंट्रीज़, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं राइटर्स के लिए, बेशक वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, कहीं के भी हों, तो वो वहाँ पे काम करते हैं जाके और वो उनसे चार्ज करते हैं काम करने का। मैंने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तान में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें पाकिस्तानी राइटर्स जो हैं, जिन्हें भी इतना कवरेज वगैरह नहीं मिला हुआ, इतना उन्हें शो अप नहीं मिला हुआ, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि वो मिलकर एक बुक के अंदर काम कर सकें। काफ़ी सारी एंथोलॉजीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने जो स्टार्ट की है माशाल्लाह से पहले हमारा जो स्टॉक है वो सारा मतलब ख़त्म हो गया, मतलब काफ़ी उससे अच्छी मतलब वो मिली है। तो मेरा यही अब है कि जैसे मैं एक यंग राइटर हूँ और मुझे इतना कवरेज नहीं मिला हुआ, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जितने बाकी राइटर्स भी हैं वो भी मेरे साथ कोलैबोरेट करके कुछ सीखें एक दूसरे से। बिल्कुल। हमारे इस बुक में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मैंने लिखा है, काफ़ी ऐसी राइटर्स भी हैं जो 15 इयर्स ओल्ड हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ सिंध से हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान से यहाँ ख्यालात जमा हुए हैं एक बुक के अंदर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो किताब का नाम बताएं, बुक का क्या नाम है? और बुक का नाम है पोइट्स बाय पाकिस्तान, जैसे कि मैंने बताया पूरे पाकिस्तान से। पोइट्स बाय पाकिस्तान, तो ये सारे जो पाकिस्तान के पोइट्स हैं उनकी जो है शेर व शायरी उसको जमा किया है, और पोइट्स बाय पाकिस्तान के नाम से ये बुक है और इसमें कलेक्शन है पोइट्री की। और अच्छा ये बताएं, तो ये शौक़ पढ़ाई के साथ साथ कैसे लेकर चली, क्योंकि आजकल की बच्चियां जो हैं उनको तो इस तरह के शौक़ बहुत कम होते हैं, तो कैसे लेकिन, क्योंकि ये हम देखते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड वाला वो हाल हो, पुराने लोगों में ये पोइट्री का जो है या अदब से इंटरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है, नए लोगों में तो पाया नहीं जाता। फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे हुआ बच्चा? मेरा ये कि मैं थोड़ा सा सोशल बहुत कम होती हूँ लोगों में ना, काफ़ी कुछ लोगों में इस तरह आदत होती है कि वो जो फील करते हैं वो लिख लेते हैं। जब आपको आदत हो जाती है कि आप लिखना शुरू कर दो, तो ऐसे आपको लगता है एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको कि आप लिख रहे हो जो आपके साथ हो रहा है। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखना शुरू किया, जो भी मतलब मेरी लाइफ में जो मतलब
चल रहा था, खुशियाँ या गम दोनों को मतलब मिक्स करके। और मैंने मतलब उसे जब लिखना शुरू किया तो मैंने खुद फील किया कि मैं मतलब लिख सकती हूँ पोइट्री वगैरह, और किसी को भी अगर ये चीज़ पढ़कर कोई लेसन मिलता है तो क्यों नहीं मैं लिख लूँ कुछ ऐसा कि कोई और पढ़े और उसे मतलब अगर कोई गलती करने जा रहा हो या कोई चीज़ उसे समझ ना आ रही हो। मैं सिर्फ पोइट्री में नहीं मतलब बात करी, इस्लाम पर सारे टॉपिक्स जो सोशल में कवर होते हैं, तो मैं कुछ ऐसा लिख लूँ कि अगला कोई पढ़े और वो भी वही चीज़ सोच रहा हो और उसे भी पता चले कि हाँ इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है। साथ में और इंग्लिश चूज़ करने का ये था कि थोड़ा लिटरेचर को इन्हेंस करने का मुझे था कि लिटरेचर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, इसलिए उर्दू पे भी मतलब अभी मैं इतनी कमांड नहीं है, ये मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन उर्दू पे भी काम शुरू किया है। ठीक है। अच्छा, ये मामून साहब मदद कर रहे हैं उर्दू में। आजकल बच्चों का यही हाल है, मैं भी यही कह रही थी कि इस्लामियात पढ़नी है तो बच्चे हमारे पास आते हैं, मामा इस्लामियात पढ़ा दे, उर्दू पढ़ानी है तो हम लोग पढ़ा देते हैं। तो उर्दू मीडियम लोग भी देखिए काम आ जाते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश मीडियम लोगों को, तो उर्दू पर कमांड भी होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे मामून साहब? एक बात बताऊँ मैं आपको, उर्दू सबसे मुश्किल ज़बान है। जी बिल्कुल, ठीक है। उर्दू सबसे मुश्किल ज़बान है और ये क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, इसलिए शायरों को अब सबको अबूर होता है। ये बात नहीं होता कि उर्दू आपको आ नहीं रही होती, आप इसको ईजी ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये ईजी नहीं है ये ज़बान। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जब मैंने ये अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे ताया जी शायर थे, फिर मेरे वाली साहब नसर निगार, फिर राना फैमिली में तीसरा बंदा मैं था। ठीक, मैं इनहेरिट थी मेरी ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आप यकीन करेंगे मैंने एजुकेशन लाइफ में उर्दू को पढ़ा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं भी इंग्लिश मीडियम रहा, लेकिन मैं मसलन कि जब पेपर होता था ना, मैं सिर्फ रात को किताब को उठा के सिर्फ देखता था एक दफ़ा, उसके बाद मैं बंद कर देता था। यानी कि सबसे कम मार्क्स आते थे मेरे। अच्छा, उर्दू में और हम कहते थे अल्लाह मियां पास हो जाएं। ठीक है, लेकिन नहीं पता था, कुदरत को पता नहीं क्या मंजूर था। ठीक है, वो मेरे अंदर एक जो इनहेरिट चीज़ें थी वो सामने आई। फिर मैंने जब मुताला शुरू किया, जब मैंने इसको पढ़ा, देखें कोई भी चीज़ आप उस वक्त अब्बूर हासिल करते हैं जब आप उस पर मुताला करते हैं, बिल्कुल उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, मुताला नहीं करेंगे तो हम अब्बूर हासिल नहीं कर सकते। आपसे सुनी, उससे सुनी, बस कह दिया। अब देखें कल दोस्त मेरा बात कर रहा था, वो कह रहे थे नई नस्ल के लोग बात कर रही, लोग हमें ये है फ़लाँ हैं, उर्दू अदब शायर की क्या अहमियत है, शायर क्या। मैं कह मुल्तान में कितने DCO को जानते हो? बिल्कुल। उन्होंने कहा जी एक को भी नहीं जानता। मैं कहा अहमद फराज को जानते हो? कहता मैं कि क्यों? कहता कि जी वो शायर था। मैं कि काम किया है। बिल्कुल, जो काम करता है लगन से, सच्ची लगन से, वो ज़िंदा रहता है, उसका काम ज़िंदा रहना होता है। बाकी जो नई नस्ल का रुझान है, मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती है हमारी कि हमारे घरों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। बच्चे को ये कह दिया जाता है कि तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अच्छा, बात यह है कि पेरेंट्स का लगाव भी अब नहीं रहा, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, किताब का दौर ख़त्म हो गया, या आप मानते हैं ज़्यादातर वक्त जो है पेरेंट्स का भी सोशल मीडिया पे गुजरता है, हम लोग का गुजरता है। हम न्यूज़ जब देख रहे होते तो क्योंकि मुझे आदत हो गई है न्यूज़ देखने की, क्या हो रहा है, हालांकि मैं TV पे न्यूज़ बहुत कम देख रही होती, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है ख़बरें उड़ती पढ़ लेती हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहे होते हैं या डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अब वो किताबों का वो शौक़ ख़त्म हो गया है। अदब से क्यों दूरी हो गई है? क्योंकि किताबों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। जैसे अब फ्री टाइम में हमारे पास, हम लोग घरों में बैठे हैं, क्वारंटाइन हो चुके हैं या घर में आइसोलेट है, मैं समझती एक तरह से, तो फिर हम लोगों को जो है किताब की तरफ दोबारा आना चाहिए। क्या कहते हो आप? मेरा ये कि सोशल पे इसलिए है क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है ना, उस पर टॉक्सिसिटी है कि मतलब ख़बर ये जो कि ओरिजिनल होती भी नहीं है, बस कोई जैसे फुप्पो वाला काम होता है। हाँ, वो है, तो उसमें जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो हैं उस तरफ। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बुक्स को छोड़ ही दिया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुक्स पे, मैं खुद जो है मैं बुक्स की बहुत, वो मोहल्ले में एक खाला होती है माजत के साथ, फुप्पो बेचारी तो ऐसे बदनाम है, बड़ी नसीब बात है। मोहल्ले में एक होती है, नहीं अक्सर ये फुप्पो बेचारी पे किया जाता है, फुप्पो तो बेचारी ऐसे बदनाम है, बहुत अच्छी होती है फुप्पो। तो अक्सर एक खाला होती है जो मुँह बोली खाला होती है, और वो पूरे मोहल्ले में जो है खबरें फैला रही होती है। अब वह यहाँ से सुना, कुछ वहाँ से सुना, तो सोशल मीडिया का भी कुछ ऐसे ही हाल हो गया। लेकिन सारा सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे काफ़ी लोगों ने ऑर्फनेज के लिए कुछ स्टार्ट किया हुआ है, कुछ लोगों ने डोनेशंस के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जैसे मैंने बुक्स के लिए स्टार्ट किया हुआ है, प्रमोशंस के लिए स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन है कि 60% मैं कह सकती हूँ ऐसे कि जैसे फेक न्यूज़ के लिए
सोशल मीडिया यूज़ किया जाता है, ये चीज़ वगैरह, और वो लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वही ख़राब हो रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ सुना रहे हैं मामून साहब, आप सुनाएंगे कुछ? मैडम मैं हालात ख़राब हैं, इस हालात में लोग डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो इस हालात में मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि शेर व शायरी या अदब को फ़रोग़ दिया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है लोग वापस आ जाए ज़िंदगी की तरफ। तो ज़िंदगी लगता है कि थम सी गई है, आपको लगता है? क्योंकि शायर तो बहुत ज़्यादा जो है माहौल से जो है बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ असरअंदाज ज़्यादा शायरी हो रहे होते हैं। मैडम देखें, ज़िंदगी थम से नहीं गई, ज़िंदगी चल रही है, हम डर गए हैं बिल्कुल ज़िंदगी से। ठीक है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है बिल्कुल, अगर इसको तरीके से सलीके से गुजारा जाए। देखिए, हम अपने पे बर्डन खुद डालते हैं, टेंशन खुद पालते हैं। ठीक है, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अगर अपने नीचे से देखें आप एक मजदूर आदमी है, वो 200 रुपये या 300 रुपये दिहाड़ी लेके घर जाता है, क्या वो नहीं पल रहा? क्या वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा? बिल्कुल। हम ये क्यों भूल गए हैं? हम अपनी कदरों को भूल गए। आप अदब की बात कर थी ना, जैब ने बड़ी अच्छी जवाब दिया, आपको बड़ा अच्छी बात की उसने। देखिए मैडम, कारी आज भी मौजूद है, लिखने वाले ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, मेयार नहीं रहा। ठीक है, और जो मैं बात कर रहा था, आप अदब की वो चैनलों की बात कर रहा था। देखें, जो कौमें, मैं कौमों की बात कर रहा हूँ, जो कौमें अपने इंटेलेक्चुअल को भूल जाती हैं, अपने शायरों अदीबों को भूल जाती हैं, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती, बिल्कुल जवाल पजीर हो जाती हैं। बिल्कुल। आप देखें, बाहर के ममालिक में आप जाएं, आप किसी भी यूरोप में देख लें, आप उनकी टीचर की अहमियत देख लें। मैं ये नहीं कहता कि शायर की, आप किसी पोइट की अहमियत देख लें, आप किसी को भी देख लें, वो कदर करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये होता है, तरह कदर की जाती है बाकायदा जो है। मतलब अगर कहीं पोइट पहुंच जाए, चला जाए, तो उसका बड़ा लोग जो है उसको अच्छा एक वेलकम कर रहे होते हैं। यहाँ ये चीज़ नहीं है, पोइट आया है तो हमारे एक आम सा बंदा है यार, इसने क्या क्या है तो होगा अपनी जगह पर। उसके ज़िम्मे एक धब्बा होता है, इश्क पिटा है जी। हाँ जी, एग्जैक्टली, मोहब्बत में इसने ठोकरें खाई होंगी। हाँ, इसीलिए जो है ये आशिक बना है। तो मैडम, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो जुल्म करते हैं ना वालिदैन, हम अपने बच्चे के ज़हन में शुरू से डाल देते हैं कि भाई तूने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, बस्ता ला देते हैं, गधे की तरह किताबें उसके ला देते हैं, हम उसे रट्टू तोता बना रहे होते हैं। बिल्कुल। वो देखें, डॉक्टर कदीर साहब का एक दफ़ा मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे पास वो बच्चे हैं जिन्होंने 100 में से 100% लिए हुए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस में लूज थे, प्रैक्टिकल सिफर थे, रट्टू तोते थे। मुझे रट्टू तोते नहीं चाहिए। खुदा के लिए मैं ये चाहता हूँ कि वालिदैन को देख रहे कि बच्चा किस चीज़ में ले रहा है, खैर उस पर ज़बरदस्ती ना कीजिए। ठीक। नज़म सुनाता हूँ मैडम, आप बड़ी पुरानी आज मुझे याद आ गई है कि उसका उन्वान है अमानत। कि तुम्हें मुबारक हो आज मैंने, तुम्हें मुबारक हो आज मैंने, वो मोतियों की महकती कलियां गुलाब सारे तुम्हारी चौखट पे रख दिए हैं, तुम्हारी चौखट पर रख दिए, इन्हें उठा लो, इन्हें संभालो, इन्हें संभालो, ये अब तुम्हारी अमानतें हैं। वाह। तुम्ही ने मुझको अता किए थे ये फूल सारे, मोहब्बतों की निशानियों को संभाले रखना, वाह। मेरी मोहब्बत को भूल जाना, वाह जी वाह, मगर तुम अपना ख्याल रखना। वाह जी वाह। अच्छा, ज़बरदस्त। और उस वक्त ये मोहब्बत की निशानियाँ इन्हीं किताबों में नज़र आती थी, वो कोई खुश्क सा फूल बूटा नज़र आता याद होगा आपको। और अक्सर बच्चियां जो है कोई एक मोर का पंख रख लेती थी मोहब्बत की निशानियों में, और एक खुश्क सा बूटा पता नहीं क्या क्या होता था। और हमारे साथ लाइन पे नम्रा अकरम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नम्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। नम्रा, क्या कहोगी? मैं वही मेरी फ्रेंड आई हुई थी जैनब, मैं माशाल्लाह इतना खुश हुई उनको देख के, तो मैंने कहा मैं तो इधर कॉल करूँगी। इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये कब से लगता है, यानी कि आप यकीन करें पढ़ाई साथ साथ कर रही है, केमिकल इंजीनियरिंग, और इस पर भी इनका पूरा जोर है। तो मैं इतना खुश हूँ इनके लिए कि मैं बता नहीं सकती। मैं सदके जाऊँ दोस्त को देख के वाकई खुश। अच्छा, सारी अच्छी अच्छी बातें, ये बताओ किस बात पे जो है, किस चीज़ पे तुम इरिटेट होती है? यार ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए मेरी दोस्त में, विदाई ज़ैनब में। कौन सी चीज़ ऐसी जो तुम्हें इरिटेट करती है, ये बताओ। मुझे ना इसमें एक बात बड़ी इरिटेट करती है। अब ये है कि ये हर चीज़ में, मतलब इसका ये है कि मैंने हर चीज़ करनी है, और फिर अपनी देखिए सेहत का भी ख्याल ही रखेगी, और मतलब हर चीज़ इसमें पूरे पैशन के साथ करनी है, पढ़ाई करनी पैशन के साथ। किसी इवेंट
मैनेजमेंट में जाना है पैशन के साथ, माशाल्लाह काफी ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा रह चुकी है, तो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती है। और बस इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आता है, बाकी तो माशाल्लाह अपना ख्याल नहीं, कुछ खाती पीती नहीं है, लगता है यही है, इसलिए इतनी स्लिम एंड स्मार्ट है ना? हाँ जी ऐसे ही। हाँ, गुस्सा तो लगना ही लगना है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, आपने कॉल की। और दोस्त हो यार, मैं भी दोस्तों को ढूंढती रहती हूँ, मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ गए हैं। यही तो टाइम होता है जब आपको दोस्त जो है स्कूल कॉलेज में अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, बाद में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो पता नहीं वो जो मुखलिस दोस्त होते हैं शायद वही रह जाते हैं। तो बच्चियों में तो बहुत कम रह जाते हैं, किसी की शादी हो गई, कोई कहाँ चला गया, कुछ किसी शहर में, तो शायद जो है मर्द हजरात में दोस्ती चलती रहती है। दोस्त तो ये शायर हजरात होते हैं एक दूसरे के, जब तक वाह वाह ना कहें तो इनकी महफिलें जमती नहीं मैडम, मैं है। आपको बात बता दूं, हाँ, कि शायर एक दूसरे के दोस्त नहीं होते, नहीं होते। नहीं अच्छा, होते। बिल्कुल उसकी एक वजह है, एक दूसरे को कबूल नहीं करते। ऐसा ही ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी को इज्जत देंगे इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी इज्जत पे और उसको बढ़ेगी। हम लोग देना नहीं चाहते। मुझे शेर किसी का याद आ रहा है कि हम अपनी अजमतों के चिराग बचाने के लिए किसी और घर में उजाला होने नहीं देते। वाह। तो बड़ा पे बहुत से मामलात हैं, शायर पढ़ के हसास होता है, ठीक है, वो तर्जमानी कर रहा होता है, माशरे की आने वाले वक्त की बात बता रहा होता है आपको। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था, ये क्या वजह है? मैडम, दिल ये में जगह नहीं होती, क्या है? ये भी अल्लाह ताला ने कुदरती वाह तौर वाह पे तो रख वही दिया कर रहे होते हैं, वाह 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 वाह, कहीं से दाद मिले ना मिले, आपस में एक दूसरे को दाद दे रहे होते तो एक अब तो मैडम आपस में भी नहीं मिलती। अच्छा, अब ये चीज़ भी खत्म है। अब तो ये देखें, आप ये देखें कि हमारे जितने भी सीनियर शायर हैं, जितना अच्छा शेर क्यों ना कह लें, वो यूं ही बैठे होते हैं। सर माजरत के साथ आप देख रहे होंगे मेरे सीनियर, अब वो यूं ही बैठे होते हैं, वो कभी दाद नहीं देंगे, कभी ओब्लाइज नहीं करेंगे। नई नस्ल फिर कहाँ जाए मुझे बताएं। बिल्कुल। मैं अगर आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी सर मुझे कुछ समझा दें, वो कहते हैं मामून के पास ना जाना, वो बड़ा गलत आदमी है। ठीक है, आप क्या सबक लेंगी कि ये तो आपस में ठीक नहीं है। देखिए, आम बंदे को तो पता नहीं है कि शायर हजरात के आपस में मामलात क्या हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी तर्जुमानी कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, रवाज की बात करते हैं, माशरे की बात करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो नई नस्ल है, जैसे रिदा है, तो ये आगे लेके जाएंगे काम को, बिल्कुल, इन्होंने आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह। और इनमें बड़े टैलेंटेड है, ये बड़े ज़हीन लोग हैं ये सारे बच्चे। अगर नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे, लगन के साथ करेंगे, तो यकीनन एक दिन नाम पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ होता यही है कि कहते हैं जी बस रात तरक्की रात ही रात हो जाए, कोठी का गार और बगने मिल जाए, मेहनत नहीं करनी। अच्छा, मेहनत भी नहीं करनी, और बुक लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है, एक वक्त लगता है लिखते हुए। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारे शायर कितने कितने साल से शेर शायरी करें, लेकिन बुक तक नहीं लिखी, उनकी आई नहीं, पब्लिश नहीं हुई, तो वो बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो ऐमन है हमारे साथ, उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप ऐमन? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे ऐमन? मैं रिदा को बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। क्यों रिदा, सही कहा ना? ओए होए रिदा की बारी है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये कॉल। जी ऐमन, क्या कहेंगी? तो रिदा ये बताओ, तुमने ये बुक जब लिखी तो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था? नहीं समझी। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था जब बुक लिखी थी, बताओ। यही पूछे ना ऐमन? जी ऐमन यही पूछे ना कि तुम्हारे इनके माइंड में क्या चल रहा था जब ये बुक लिखी थी, यही पूछ रही हैं आप? जी 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 बताओ। मेरे यानी वो पूछना चाह रही कि वो मोहब्बत वाला जो किस्सा है जो हमेशा रहा जाता है, उस तरीके नहीं, मैं ना उस वक्त काफ़ी पेट्रियाटिक फील कर रही थी कि पाकिस्तान के इतने सारे राइटर्स को मैंने इकट्ठा कर लिया एक प्लेटफॉर्म में, और मैं बुक लिख रही हूँ। उनका भी जज्बा था, मेरा भी जज्बा था। मुझे तो एक हफ्ते रात को जो है ना पूरी रात नींद नहीं आती थी। बस था कि बस मैं बहुत कुछ बड़ा कर रही हूँ और ख़त्म करना है मुझे, इसे लेके आना है किसी तरह के, जज्बा आया हुआ था पाकिस्तानी। सी छोटी सी तो गुड़िया है यार, माइंड पे इतना जोर दोगी तो क्या बनेगा तुम्हारा? ये बस होते हैं ख्वाब, छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, वो मैं जानती हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐमन, आपने कॉल की और प्रोग्राम में शामिल हो। तो क्या क्या ख्वाब है तुम्हारे, ये बताओ, छोटे छोटे ख्वाब क्या है? मुझे पहली तो ये कि मुझे अपना नाम बनाना, किताबें लिखनी है। दूसरा मुझे इंजीनियर बनना है, केमिकल इंजीनियर। ठीक है। सेकेंडली मुझे अपनी सिस्टर के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा, इतने सारे काम करने हैं, बुक भी लिखनी है, इंजीनियर भी बनना है, बिजनेस भी करना है। या फिर इंजीनियर क्यों बन रही हो, तो फिर बिजनेस स्टार्ट कर दो ना। जो इंजीनियर बनना था वो मेरे फादर का ड्रीम था। ठीक है, सबके ख्वाब पूरे करोगे। हाँ, और जो बिजनेस करना है वो मेरी मदर का ड्रीम है, मदर के नेम पे बिजनेस करूँगी। मैं ये सोचती हूँ कि एक जो लड़की है ना, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाए
तो वो सब कुछ तुम्हारा कर सकती अपना है। ख्वाब क्या है? ये तो मेरा अब्बा अपना का ख्वाब ख्वाब किताब पूरा का था। हो गया, अम्मा मेरा का अपना ख्वाब ख्वाब पूरा हो किताब गया। का अम्मा था। चाहती हैं कि बिजनेस वूमेन हो और अब्बा चाहते हैं जी इंजीनियर हो, तो अपना किताब लिखाना जो है। कभी कभी मैं सिंगिंग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। शुरू में सोचा था सिंगर बन तो जाऊंगी। फिर हमें भी कुछ सुना दो यार, ये शौक भी पूरा कर दो, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। कोई सॉन्ग ही नहीं मेरे माइंड में कुछ आ रहा है। कुछ सुना दो, तुम अपने माइंड को तैयार करो। अभी हमने जाना थोड़ी है देर तक किचन सुना में, देते हैं। और ब्रेक के जब बाद सुना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और तो अपना माइंड तैयार कर लो। हम लोग जा रहे हैं किचन में। हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का किचन सज चुका है और खुशबुएं यहाँ तक आ रही हैं। तनवीर भाई जो है कुछ पुलाव बनाने की बात कर रहे थे, जो मैं सुबह सुबह सुन रही थी। आयशा आज जो है पुलाव बनाया जा रहा है, तो तनवीर भाई सही कह रही हूँ, पुलाव बना रहे हैं आप? जी जी, तो पुलाव बना रहे हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ही नज़र आ रही हैं। सब्जियों का पुलाव है, क्या है, कुछ बताएं। वेजिटेबल पुलाव है। ये आप देख रहे हैं, इसमें गाजर है, मटर ये है। डराए नहीं, ये डराने के लिए जो है बच्चों को क्या ग्रीन चिली ये सामने दिखाते हैं नाज़रीन को। तो ये है सारे मटर है, गाजर है, सब्ज़ मिर्च है और इसमें शिमला मिर्च है। तो ये सारा जो पुलाव है ये सब्जियों का पुलाव है। तो अच्छा है, मुर्गी से थोड़ा हट कर है। दिन रात जो है मुर्गी खाई जा रही है, और वाकई मैं भी कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, मैं बच्चों की बात कहूँ तो वो जो है चिकन ही खाना पसंद करते हैं। और हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है, मैं नाज़रीन को बता दूँ, जो कि मुख्तलिफ़ तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये। और ये हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है, और ये कुकिंग के लिए और फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इजाफी खूबियाँ हैं, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है और ओमेगा 3 और 6, जिससे मिलकर ये बनता है। मैं बता दूँ फ्लो कैटलिस्ट, और फ्लो कैटलिस्ट जो है जिस्म में खून के बहाव को मेंटेन रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, और इसके अलावा दिल की बीमारी से भी बचाता है। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इसे आप अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और मामून ताई से बात करते हैं और इनसे जानते भी हैं कि लिखारी बनने के लिए, पोइट बनने के लिए क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, कितनी ग्रामर का पता होना चाहिए। अगर उर्दू की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं तो क्या कहेंगे मामून? मैडम, मेरा मानना है शायद होता है या नहीं होता। ठीक है, शायद इनहेरिट होता है अगर वो है तो। सही, ठीक है। हाँ, जो उसके असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, वो आपको बुक्स में मिल जाती हैं। वैसे बहरे हैं, ठीक है, उसके बाद काफ़िया है, रदीफ़ है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला ना जब नज़ूल करता है इंसान पे जो, तो उसको वज़न में उतारता है उन चीज़ों को। ठीक है। तो मैं यहाँ अगर एक बात कायदा कानून नहीं है, ये एक अल्लाह की तरफ से देन है, अतिया है, आप जो है। लेकिन इसके बावजूद भी सीखनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, ख़ास तौर पे वो उसके अरूज, उसके बहरें। बस हमारे यहाँ जैसे फ़र्ज़ करके आप कोई एक चीज़ लेने जाती हैं, आप कहती 2 किलो दही दे दें, वो आपको तोल के दे देता है। ठीक है। तो जो अरूज है ना, वो उसका करता है हिसाब किताब कि ये वज़न में है या नहीं है। ठीक है, वज़न यानी मेन है। हाँ जी, वज़न। जो लफ्ज़ जो है शेर शायरी के, उनका वज़न कि वो तरतीब में है, ठीक भी हैं। ठीक है, मिसरा भी ठीक है कि नहीं है। ठीक है। कि तो हम तो काफ़ी रदीफ़ वो मिला लेते हैं, हाँ, एक ही जैसे हो गए एंड में और शुरू में, तो फिर वो ओके हो गया। हमारे एक शायर, बुजुर्ग शायर गुजर का, इकबाल शाह साहब वाक़या सुनाते थे, आपको अंदाज़ हो जाए इस बात का, कि उनके पास नौजवान नस्ल का एक शायर आया। उन्होंने कहा, सर देखें ये मेरी गज़ल देखें। तो उन्होंने देखी, उन्होंने कहा सर ऐसी 200 अलमारी में भी पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा बेटा ये भी रखो। ठीक। होता ये है कि हमारी नस्ल हालांकि बहुत जा रही है आगे, लेकिन मुताला नहीं है। बिल्कुल। मसलन वो बहुत समझते हैं मुताले को, मसलन कि वो समझते हैं कि बस हमने सारा कुछ सीख लिया है जी, हम हो गए। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखें, मेहनत करनी पड़ती है। अब हमारे एक दोस्त, अभी मुझे मैसेज आया है कि वो शायर हैं, कानूनदान भी, वसीम मुमताज़ साहब,
देखिए अल्लाह ताला ने उनको अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पंजाब तैनात कर दिया, बल्कि मैं उनको मुबारकबाद भी दी। तो ये मेहनत है, बिल्कुल ठीक है, काम है उनका। ठीक है। अच्छा, तो यही रिदाय से पूछते हैं, रिदाय जैनब से पूछते हैं कि रिदाय कितनी मेहनत करनी पड़ती है और देखिए कितना बुक का ख्याल है। मुझसे पूछ रहे हैं आयशा मेरी बुक का है, बुक के बारे में कुछ बताना चाहती थी इसलिए जी ज़रूर बताएं। बुक के बारे में ये बताऊंगी कि ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो मैंने और फातिमा ने, मेरी रिलेटिव, हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। वो लाहौर में होती हैं और मैं मुल्तान में होती हूँ। तो लॉकडाउन में ही हमने कॉल्स पे ये काम सारा स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। और इसके अंदर अभी जो रिसेंटली हमारे पास राइटर्स हैं वो 35 राइटर्स हैं। ठीक है, 35 राइटर्स हैं और ये ऑल ओवर पाकिस्तान से हैं, ठीक है। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। ठीक है, आप लोगों ने उनसे रब्ता किया कि किस तरह मुमकिन हुआ? अगर ये भी बताओ ना किस तरह रब्ता किया। हाँ, तमाम जो है हमने इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है राइटर्स बाय पाकिस्तान के नाम से, उस पर पहले मैंने और फातिमा ने सोचा कि पहले हमने पूरी प्लानिंग बनाई कि हम इस तरह एक एंथोलॉजी स्टार्ट करेंगे, हम बाहर से क्यों अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें, हम पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी एक बनाएंगे दोनों मिलकर। उसके बाद कुछ उसके अंदर स्किल्स थी, कुछ मेरे अंदर स्किल्स थी। राइटिंग मैं कर लेती थी, वो अच्छे आइडियाज़ दे लेती थी। बहुत हमारी आपस में ना कंपेटिबिलिटी है। तो पहली पोस्ट लगाई, लोगों को अप्रोच किया। पहले तो खुद लोगों को अप्रोच किया, राइटर्स को जो थे ना इंस्टाग्राम पे, खुद ही अप्रोच किया। जब उन लोगों को पता चला कि हम बुक में लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हर राइटर का यही ख्वाब होता है कि वो बुक में लिखे। और उन्हें पता चला कि हम उन्हें असिस्ट करें। हमने हर एक राइटर को, बेशक वो पॉलिश्ड है या नहीं है, हमने उन्हें पॉलिश किया, उन्हें मॉडिफाई किया, सेटिस्फाई किया कि उनकी जो राइटअप है वो इस बुक में एज अ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि एक पूरा बुक का स्टैंडर्ड है ना वो मेंटेन होना चाहिए। मतलब उन पे प्रेशर नहीं डाला कि आपने इसी स्टैंडर्ड का लिखना है। वो सारा हमारा काम था कि हमने उस राइटअप को स्टैंडर्ड पे लेके आना है। ठीक है। तो इस तरह हमारी पहली पोइट्री की बुक बन गई। अब सेकंड बुक हमारी आ रही है स्टोरी टेलर्स बाय पाकिस्तान। वो सारी स्टोरीज के बारे में होगी। वाह जी वाह। अभी भी काफ़ी देख रहे होंगे मुझे स्टोरी टेलर्स, जिसमें हाफ पार्ट है इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश स्टोरीज, और हाफ पार्ट है उर्दू स्टोरीज, क्योंकि उर्दू राइटर है पाकिस्तान से जितने भी हैं आप उनको इकट्ठा करेंगे। एग्जैक्टली, बलोचिस्तान से हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री है जो पाकिस्तान है। बेसिक इसका ये मकसद है कि पाकिस्तानी राइटर्स को हमने इकट्ठा करना है। ये थोड़ा यूनिक आइडिया है। अपना लिखता है हर कोई, तो अपने आप को फेमस कराना चाहता है कि यार मैं फेमस हो जाऊँ, मेरा नाम हो जाए। तो इस तरह से आप डिफरेंट लोगों को शामिल करते हो अपने फेमस होने में। तो ये भी एक न्यू चीज़ है, न्यू चैलेंज है जो आप आइडिया लाए हैं। जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है ना, वहाँ पे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमेशा नई चीज़। अब जब हमने ग्रुप बनाया, हमारे पास 35 राइटर्स आए, उसमें से काफ़ी अच्छे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे ही प्रोजेक्ट में हमें बहुत हेल्प की। यानी हमें कहीं और से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास वो चीज़ थी जो हमें चाहिए थी। कुछ लोग एडिटर्स बहुत अच्छे थे, कुछ वीडियोग्राफर्स बहुत अच्छे थे, कुछ मतलब फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छे करते थे। तो मतलब हमें पता चला कि काफ़ी लोगों में क्या क्या यूनिकनेस है। जैसे मैं बता रही हूँ ना, 12 ईयर की लड़की भी इसमें है जो लिख सकती है, वो भी मेरे से बेहतर लिख सकती है। हाँ, तो मतलब इधर एज डिफरेंस भी है, ये नहीं कि सिर्फ शहरों का डिफरेंस है, इधर एज डिफरेंस भी है। तो सबके अलग-अलग ख्याल आते हैं। कितना अरसा लगा यार ये इकट्ठे करते हो इन सब? नहीं, अरसा मुझे टाइम लगा, बहुत जल्दी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे पहले प्रोजेक्ट में बहुत सक्सेस मिली। हम 1 महीने के अंदर हमारे अंदर मतलब ये सारा हो गया। लॉकडाउन के दिनों में ही आपने सारे सब लोगों से रब्ता किया? थोड़ा मुश्किल था लॉकडाउन में, मैंने इन पे बहुत प्रेशर डाला हुआ था कि बस मुझे बुक चाहिए, लेकिन बस हो गया। जो बुक की कंपाइलिंग है उसमें हमें लगा था 2 वीक्स, लेकिन लोग इकट्ठे करने में मतलब हमें महीना लग गया। ठीक है। अब तो काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि ये प्लेटफॉर्म है, और अब भी मतलब पता चल बात ये है, बुक तो आ गई, पब्लिश तो हो गई, बात ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद भी है। वैसे बात तो ये हम कहते हैं लोग 500,000 का पिज़्ज़ा तो खरीद लेते हैं, एक 200 की बुक नहीं खरीदते। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से कि जितनी यूनिकनेस है इस बुक के अंदर, जितना मतलब हमने इस पे काम किया हुआ है, 700 इसकी प्राइस मुझे लगता है कि नॉर्मल है, क्योंकि आप सिर्फ एक नॉर्मल है। ममून साहब आप बताएं। वैसे तो 2000 में भी बुक मिल रही होती है इंग्लिश की बुक। मैं आपको बताता हूँ, इसको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं इंतखाब या मुरतब। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिदा ने क्योंकि नए लोगों को मुतारिफ़ करा है। जैसे ये कह रही है 12 साल की बच्ची भी है, 13 साल की बच्ची भी है। अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं ये इंतखाब करता तो मैं सोचता, क्योंकि मैंने न्यू लोगों को मैंने देखना होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको देखना होता है कि मेरे पास लोग कौन से हैं। ठीक है, लेकिन रिदा की ये बड़ी हिम्मत है क्योंकि काम कर रही है। इसलिए जब ये मेरे पास आई थी, मैंने देखा तो मैंने इनको कुछ कहा नहीं था। मैं कहा ठीक है, ओके, आप काम करती नहीं। ठीक है, देखें आहिस्ता आहिस्ता ये सीख जाएंगी, ये पॉलिश हो जाएंगे कि इन्होंने आगे करना क्या है। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इन्हें पहले स्टेप पे अगर हम इनको रोक दें कि नहीं रिदा तुम ये गलत करने जा रही, तो उसका दिल टूट जाएगा, ये काम ही नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है,
तो इंतखाब करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है यार। फिर लोग कहते हैं जी इंतखाब अभी चीज़ें भेज रहे हैं जी, हम अभी 2-2 महीने लग जाते हैं, 1-1 महीने लग जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम जो उसने बड़ी आसानी से कर दिया। बिल्कुल। और फिर दोस्त भी हो ना जो आपका साथ देने वाले हो। बात यह है कि आप सिंगल जो है एज ए पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके साथ कुछ मुखलिस दोस्त नहीं शामिल होते, तब तक जो है मेरा ख्याल है आप वाकई बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे काम है जिसमें आप नहीं हिम्मत ही नहीं बांध रहे होते यार। एग्जैक्टली। और मैं एक बात बताऊं, जो हमने राइटर्स इकट्ठे किए उसमें काफ़ी ऐसे राइटर्स भी थे। एक राइटर एक नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट इसी तरह होता है कि उसके अंदर ना फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। अब हमारे पास राइटर्स थे, उन्होंने कहा हम काम करते हैं, हमने कहा चलें ठीक है आप दें अपना। उसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि हमें जज किया जाएगा, वो कहेंगे कि आपका कोई इस तरह का सीन है जो आप लिख रहे हैं। हमेशा शायर बदनाम होता है उस ज़माने में, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ये इमेज कब बदलेगा? आज इस पे भी बात करते हैं। ये सदियों से जो इमेज एक आ रहा है कि ठीक है बहुत सेंसिटिव है, मोहब्बत करने वाले, तो हर बंदा यार मोहब्बत करता है। किसको जिंदगी में मोहब्बत नहीं होती? शायर मान लेते हैं, को तो नहीं होती। देखिए मैडम एक बात, शायर मान लेते हैं, आप लोग मानते नहीं है, फर्क इतना है बस। वाकई ठीक है। क्या मोहब्बत नहीं होती किसी से? मोहब्बत जरूरी नहीं है तो कि महबूब तो आपका खुदा भी है, रब भी है, बेशक ठीक है। लेकिन ये हमारा सोच गलत है। जेंडर से मोहब्बत होना ये एक कुदरती अमल है, नेचुरल चीज कुदरती अमल है। हर बंदे को हर उम्र में हो भी सकती है और ज़रूरी नहीं होता कि कोई हासिल भी करे, कोई दूसरे देख कर खुश हो जाता है। अक्सर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अक्सर लोग होते हैं, अक्सर जो है हम लोगों को कोई भी अच्छा लग जाता है, तो इसका ये थोड़ा मतलब है कि मोहब्बत नहीं होती। तो लेकिन जो शायर है फिर वही बात हो रही कि बदनाम है। ये तो बदनामी नहीं, मोहब्बत करना यार ये तो हसास लोगों का काम है, जो जज्बात रखते हैं। सख्त दिल के लोग होते हैं वो किसी से मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत जो नहीं करते उसमें एहसास भी नहीं होता यार। मैडम शेर कह देना आसान बात नहीं, आसान बात नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए। कह दिया मैंने। अच्छा रिदाय, आपसे गाना सुनते हैं। रिदाय ने मुझे कहा था और रिदाय मुझसे पूछ भी रही थी, आप ही मुझे बताया क्या गाना सुनाओ, तो क्या सुना रही होता है? मैं बिलाल सईद का बारी सॉन्ग गा रही हूँ। वैसे माजरत पहले से ये गई सॉन्ग, मतलब इतना मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट है यार, कोई बात नहीं। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हत ते डुल गई चाह सजना, कैसी तेरी निगाह सजना, जांदे जांदे दस दी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, तू दिल दे चार चफेरे नाल साम के रखनिया, कोई दिल ते ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, तायो दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अच्छा रिदाय इसीलिए चाय बनाती ही नहीं है। गिर जाती है चाय गिरने के डर से हम बनाते भी नहीं है। ये बात सही है। मेरी बहन बहुत अच्छी बना लेती है, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मुझे ऐसी बहन दी है जो अच्छी चाय बना लेती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रिदाय ज़ैनब हमारे साथ थी, मामून ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। और मैं चली जनाब बिल्कुल हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में, और दम पर लगता है चावल आ चुके हैं। और पूछते हैं भाई से कि जो है कहाँ, तनवीर भाई ये बताएं कि अब भी कुछ रह गया है अब, क्योंकि टमाटर कट रहे हैं, तो बताएं। हमने दम पे लगाए हुए हैं। ठीक है, वाह जी वाह, खुशबुएँ आ रही हैं। हालांकि मास्क है देख लें, उसके बाद भी खुशबू जो है यहाँ तक पहुँच गई है। ज़बरदस्त। तो क्या किया, कुछ बताएं, कितने टाइम लगा दम पर, कितना टाइम रखना है? इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप दम पे रखें। ठीक है। और जो है कि उसके बाद इसका आप दम खोल सकते हैं। ठीक है। या शुरू से दोबारा बताऊं? नहीं, शुरू से पूछते हैं। पहले मैं हबीब कुकिंग ऑयल के बारे में नाज़रीन को बता दूं। नाज़रीन, हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है जो कि मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की खासियत रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है जो कि कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शामिल हैं इजाफी खूबियाँ जैसे कि विटामिन ए है, डी है और ई है, और ओमेगा 3 और 6 से जिससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट। और फ्लो कैटलिस्ट जो है जिस्म में खून के बहाव को मेंटेन रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल से बचाव के लिए बेहतरीन ऑयल है।
जो कि दिल की बीमारियों से आपको बचाता है और सेहत के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। और आप इसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटीन की कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बनास्पति भी है हबीब कुकिंग ऑयल वालों का, यानी कि हबीब का बनास्पति भी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने भगार लगाना हो या पराठे जो हैं बनाने हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं, तो फिर आप बनास्पति इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी जो खुशबू है बनास्पति की वो अलग खुशबू होती है। सही कह रही हूँ मैं? तनवीर भाई से पूछते हैं। तनवीर भाई, ये बड़ा प्यारा सा फूल काटा है, ज़रा बताएं। ये टमाटर जो है उसके ये टमाटर के छिलके से बड़ा प्यारा फूल बनाया है। जी बिल्कुल। और ये हम जो है कि ये जब डेकोर होगा तो फिर दिखाया जाएगा। अब जो है चावल जो है तैयार हो चुके हैं, तो फिर हम डालें बिल्कुल दिखाएंगे। और दम जी बिल्कुल हमने खोल लिया। वाह जी वाह, धुएँ ही धुएँ हैं, लेकिन एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस दम को जब खोला जाता है तो लोगों के हाथ जल जाते हैं, तो ये ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये मिसहैप ना हो जाए अच्छे खाने के चक्करों में। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, राइस अलग-अलग कैसे बनते हैं ये बताएं? अक्सर जुट जाते हैं लोगों के, तो पानी ज़्यादा होता है। ऐसे बनते हैं जैसे बताया। नहीं तो फिर पानी ज़्यादा नहीं डालना ना, पानी बराबर का डालना। ये देखें आप, हर एक राइस का दाना जो है वो अलग अलग नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो मैंने बताया ना कि आप लोगों ने जब आपने राइस बनाने हैं, तो राइस बनाने से पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ठीक है। चावल को साफ करने के बाद 4 मरतबा उसका पानी निकालना है। ठीक है। और 4 मरतबा पानी निकालने के बाद तैयार हो गया राइस। फूल वाला हिस्सा आगे करें। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो वो उसको आपने फिर जो है कि उसका ढक्कन। ठीक है। आज मज़े का आप लोगों ने घर में पुलाव बनाना है, जिंगर बर्गर बनाने हैं और ऐश करना है। और जी बिल्कुल घर में पार्टी हो जाती है जब इस तरह की चीज़ें बनाए जाएं। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेरे व्यूवर्स जो देखते हैं, टाइम देते हैं, और जो नहीं देखते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।